Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Arslan Bukhari, your chemistry teacher. Students, now we are going to discuss a very important topic from this chapter, that is chapter number 4, the topic of sulfuric acid. Students, sulfuric acid को मुकम्मल तौर पे हम एक लेक्चर में तो स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया है और इस पार्ट के अंदर हम उसको प्रिपेयर करने का तरीका, पहले उसका इंट्रोडक्शन कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है और उसको प्रिपेयर करने के लिए एक प्रोसेस पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो चलें आपको बोर्ड पे लेके जाते हैं और आपको बताते हैं कि थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस हाउ वी कैन प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है कि हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H2SO4 और चूंकि आपको पता है कि SO4 जो है वो सल्फेट ग्रुप है, तो टेक्निकली इसको हाइड्रोजन सल्फेट कहा जाता है। ठीक है, तो टेक्निकली आप देखें फॉर्मूला में यही सजेस्ट कर रहा है ना, यानी अगर H2 की जगह पर सोडियम होता तो वो बन जाता सोडियम सल्फेट, तो ये H2SO4 का मतलब है हाइड्रोजन सल्फेट। स्टूडेंट्स, मिडाइवल दौर में यानी पुराना जो 8वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सदी तक की जो एजेस हैं, तो इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता रहा। सो इट्स द ट्रेडिशनल नेम, इट्स द क्लासिकल नेम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच वाज यूज्ड इन द मिडाइवल एजेस। इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल का नाम दिया जाता था। असल में विट्रियोल स्टूडेंट्स एक मिनरल रॉक है विच इज रिच इन सल्फेट्स, तो विट्रियोल का ऑयल ऑफ विट्रियोल भी इसको कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी इसका नाम है, हाइड्रोजन सल्फेट टेक्निकली, और ऑयल ऑफ विट्रियोल का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, इट वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय जाबिर बिन हयान, और जाबिर बिन हयान ने जब इसको प्रिपेयर किया तो उसके बाद मुख्तलिफ जो मुस्लिम साइंटिस्ट उस वक्त के थे उनकी किताबों में भी सल्फ्यूरिक एसिड का जिक्र जो है वो मिलता है 8th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में। हत्ता कि इब्ने सीना की तरफ से जो लिखी गई किताबें हैं उनके अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी प्रोडक्शन और उसके यूजेस जो हैं वो मेंशन किए गए। तो ये सारा जो मामला है जाबिर बिन हयान की तरफ से जो इसको प्रिपेयर किया गया वो 8वीं और 9वीं सदी में, 8th और 9th सेंचुरी में इसको प्रिपेयर किया गया। लेटर ऑन इन 12th, 13th एंड 14th सेंचुरी फिर तो इसको कमर्शियल बेसिस पे प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। और कमर्शियल बेसिस पे प्रोड्यूस करने के रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसी वजह से इसको किंग ऑफ केमिकल्स का नाम दिया जाता है। सो सल्फ्यूरिक एसिड is also known as king of chemicals due to its extensive uses। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स का नाम दिया जाता है। यह है एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का, और अब चलते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को किन तरीकों से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज होते रहे हैं। अब कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स? एक का नाम है लेड चेम्बर प्रोसेस या लेड चेम्बर मेथड। इसके अलावा स्टूडेंट्स वेट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोसेस और तीसरे नंबर पे जो तरीका इस्तेमाल होता है दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और इन तीनों में से कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो आपके कोर्स में शामिल है, तो हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी और तरीके भी हैं। कॉन्टैक्ट मेथड इसका लेटेस्ट मॉडल है और लेटेस्ट प्रोसेस है जिसको आज भी हम इस्तेमाल करते हैं।
तो आप कह लें कि ये लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी है, ये मेथडोलॉजी है जिसके ज़रिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। तो कांटेक्ट प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, कांटेक्ट प्रोसेस जो है इसको फर्स्ट टाइम जर्मनी में इसको जो है वो बड़े पैमाने पे यानी छोटे लेवल के ऊपर तो ये ब्रिटिश में शुरू हुआ था, यानी यूके में इसको शुरू किया गया था। एक ब्रिटिशर थे जो कि विनेगर का कारोबार करते थे, तो उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था एट यू कैन से एट लेबॉर्ट्री लेवल और छोटे लेवल के ऊपर। लेकिन कमर्शियल प्रिपरेशन बड़े लेवल के ऊपर एज अ प्रोसेस इस्तेमाल जो है वो जर्मनी में इसका पहली दफ़ा हुआ था। सो कांटेक्ट प्रोसेस को जर्मनी में पहली दफ़ा बड़े लेवल के ऊपर डेवलप किया गया। स्टूडेंट्स, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, पहले इसका प्रोसेस ज़रा सुनिएगा कि प्रोसेस असल में है क्या। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कांटेक्ट प्रोसेस। प्रोसेस असल में है क्या स्टूडेंट्स? इस प्रोसेस के 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, जो पहला स्टेप है दैट इज बर्निंग ऑफ सल्फर। डायरेक्ट सल्फर की बर्निंग भी कर सकते हैं, नहीं तो पायराइट को भी बर्न किया जा सकता है। ठीक है, और पायराइट क्या है इससे पहले हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सो बर्निंग ऑफ सल्फर या पायराइट टू प्रोड्यूस burning of sulfur या pyrite to produce sulfur dioxide gas and its purification। तो स्टूडेंट्स, ये तो इसका पहला स्टेप होगा, यानी पहला स्टेप जो है वो असल में 2 मजीद स्टेप्स के ऊपर बेस करता है। यानी पहले स्टेप में हम सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगी उसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे। ये पहला स्टेप है। और ये काम कहां होता है अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट्स, जो दूसरा स्टेप है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 into SO3 by कैटलिस्ट। और स्टूडेंट्स, इस मकसद के लिए हम कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हैं? V2O5। इसको वेनेडियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, वेनेडियम 5 ऑक्साइड भी कहा जाता है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो कैटलिस्ट के जरिए हम SO2 को जो हमने फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस की और फिर उसी स्टेप में प्यूरिफाई की, तो प्यूरिफाइड सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन कर देते हैं टू SO3। यानी दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में SO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरे स्टेप में SO2 से SO3 प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन द थर्ड स्टेप प्रोडक्शन ऑफ ओलियम होती है स्टूडेंट्स। जो तीसरा स्टेप है उसमें हम ओलियम को प्रोड्यूस करते हैं। ओलियम क्या है स्टूडेंट्स? ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की। इसमें इस कंपाउंड को पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है और अभी हम इसका फॉर्मूला वगैरह भी देखते हैं कि क्या है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ओलियम बनेगा किसके जरिए बेटा? SO3 के जरिए ओलियम प्रोड्यूस होगा। और फाइनली फोर्थ स्टेप में प्रोडक्शन हो जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड की। सो प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा फ्रॉम ओलियम। तो बच्चों, ये 4 स्टेप्स होंगे कुल मिला के इस पूरे प्रोसेस में, and this complete process is termed as contact process। अब इसकी थोड़ी सी तफसील में चलते हैं। बर्निंग ऑफ सल्फर या पायराइट टू प्रोड्यूस SO2। डायरेक्ट सल्फर भी यूज किया जा सकता है बच्चों, और पायराइट बिलखसूस आयरन का पायराइट भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिसका फॉर्मूला है FeS2।
तो स्टूडेंट्स इसको हाई टेम्परेचर पे जाके एक्सेस ऑफ एयर के अंदर बर्न करेंगे सल्फर या पायराइट। जब एक्सेस ऑफ एयर में बर्न किया जाता है इट प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम प्रोड्यूस कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है ये प्यूरिफाइड नहीं होती है, ठीक है। इसकी प्यूरिफिकेशन जरूरी है क्योंकि इसके अंदर डस्ट भी होती है और बिलखसूस इसके अंदर आर्सेनिक के ऑक्साइड्स होते हैं, पर्टिकुलरली आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड इसके अंदर मौजूद होता है। हमें इसकी प्यूरिफिकेशन बेटा इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इसमें आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड मौजूद है। अब बेटा इसकी प्यूरिफिकेशन करने की रीजन क्या है? वाई वी आर एक्सट्रैक्टिंग और रिमूविंग आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड फ्रॉम SO2? Because this arsenic trioxide it will retard the functioning of vanadium pentaoxide। यानी अगले ही स्टेप में जो हमने कैटलिस्ट यूज करना है ना बेटा रिएक्शन कराने के लिए, ये उसकी फंक्शनिंग को खत्म कर देता है, रिटार्ड कर देता है, उसको खराब कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड ये कैटलिस्ट पॉइजनिंग करता है। सो कैटलिस्ट पॉइजनिंग का क्या मतलब है बच्चों? कि ये कैटलिस्ट की क्वालिटी को, उसके एक्शन को डिस्ट्रॉय करता है, खराब करता है। तो इसलिए प्यूरिफिकेशन में आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड और जो बाकी डस्ट और बाकी इंप्यूरिटीज हैं उनको पहले स्टेप में निकाल लेना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स अगर हम एक छोटी सी स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा बच्चों कि ये रहा सल्फर, तो हम क्या करेंगे सल्फर को कन्वर्ट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड इन द फर्स्ट स्टेप, देन दिस सल्फर डाइऑक्साइड विल बी कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। लेकिन इसमें जाने से पहले हम उसके अंदर से इंप्यूरिटीज को अलग कर लेंगे, पूरी प्यूरिफिकेशन करके फिर हम SO3 में कन्वर्ट करेंगे। और SO3 में कन्वर्ट करने के वाला जो प्रोसेस है वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में चलेगा। फिर इससे स्टूडेंट्स हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? हमारा एक कंपाउंड जिसका नाम है ओलियम। और स्टूडेंट्स ओलियम के बाद फिर हम फाइनली किसको प्रोड्यूस करेंगे? हमारा मेन प्रोडक्ट दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आप स्टेप्स को सबसे पहले समझो, ये 4 स्टेप्स हैं। सो अगर आपसे ये क्वेश्चन होता है कि व्हाई प्यूरिफिकेशन ऑफ SO2 इज नेसेसरी, तो हम कहेंगे कि जी टू एक्सट्रैक्ट द डस्ट पार्टिकल्स और other impurities, specifically we will extract the arsenic trioxide। अगर इसको नहीं किया it would do the process of catalyst poisoning, ये जो आगे वेनेडियम ऑक्साइड है उसको खराब करेगा। अच्छा जी, अब हमने पहले स्टेप में SO2 प्रोड्यूस कर ली, फिर हमने उसकी प्यूरिफिकेशन कर ली, कैसे की अभी आगे चल के देखते हैं। काम हो गया, फिर SO2 को SO3 में कन्वर्ट किया जाएगा बाय ऑक्सीडेशन, और सिंपल सी काम होगा, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर देनी है, ये कैटलिस्ट प्रोवाइड करना है। बच्चों एक बात ध्यान में रखें कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से पहले प्लैटिनम इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक है। तो प्लैटिनम was ट्रेडिशनली यूज्ड, पुराने वक्तों में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की बजाय प्लैटिनम यूज हुआ करता था। बट प्लैटिनम जो है वो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से कैटलिस्ट पॉइजनिंग हो जाती है, तो हम इसको यूज करना बंद कर दिया। अब हम बेहतर कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसका नाम है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो प्लैटिनम को रिप्लेस करने के बाद बना, जो बेहतर रिजल्ट दे देता है। स्टूडेंट्स जैसे ही SO2 से SO3 में हम जाते हैं, SO3 से फिर हम प्रोड्यूस करते हैं ओलियम। अच्छा, ओलियम कैसे प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स? ये SO3 जो प्रोड्यूस हुआ है ना, इसके ऊपर हम स्प्रे करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का।
अब आ गई ना वही बात, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर सल्फ्यूरिक एसिड तो हम बना रहे हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ला के डाल देंगे। इसीलिए तो मैंने ऊपर बता दिया कि सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने के और तरीके भी मौजूद हैं। तो बहरहाल ये कांटेक्ट प्रोसेस के लिए हमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में चाहिए होता है। तो जैसे ही हम SO3 यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड के ऊपर स्प्रे करते हैं ना कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, इट इज कन्वर्टेड इनटू ओलियम और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और फिर फाइनली इस पायरो सल्फ्यूरिक एसिड को हम उसके अंदर जस्ट वाटर ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, और वाटर ऐड करके सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये प्रोसेस को समझें, ये 4 स्टेप्स हैं। अभी बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोग आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। सो दीज आर द 4 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब इन सारे स्टेप्स को हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले बारी आएगी पहले स्टेप की। तो जो पहला स्टेप है उसके अंदर जो मशीनरी हम इस्तेमाल करते हैं वो है सल्फर बर्नर्स। अच्छा बच्चों, सल्फर बर्नर्स के अंदर हम क्या करते हैं? सल्फर बर्नर एक ऐसा चेंबर है जिसको आप कंबस्टन बर्नर भी कह सकते हैं। इसमें हमने उसको हीट करना है, बर्न करना है इन द एक्सेस ऑफ एयर। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, सल्फर ऐड किया जाता है, ज़ाहिर है सॉलिड की फॉर्म में होता है तो सॉलिड की फॉर्म में ऐड करते हैं, लेकिन इतना इसको हीट करते हैं कि ये मेल्ट हो जाता है। तो सल्फर को हीट करते हैं और ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको इतना ज़्यादा हीट करते हैं कि अल्टीमेटली इट कन्वर्ट्स इनटू SO2। So this is a very simple method to convert sulfur into sulfur dioxide। और ये काम सल्फर बर्नर्स के अंदर चलता है और हम हाई टेम्परेचर के ऊपर ये काम करते हैं। स्टूडेंट्स, अब जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर हम सल्फर नहीं यूज़ करते हैं तो हम पायराइड यूज़ कर सकते हैं। और पायराइड जो है वो आयरन का, अगर हम पायराइड इस्तेमाल करते हैं FeS2, तो उसको भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब हीट किया जाता है तो वो प्रोड्यूस करता है Fe2O3 और साथ में प्रोड्यूस करता है SO2 गैस। तो बेटा हमारा मेन मकसद तो SO2 प्रोड्यूस करना है ना, वो आप सल्फर को हीट करके उसकी कंबस्टन से प्रोड्यूस कर लें हीट करके, या FeS2 के जरिए आप उसको प्रोड्यूस कर लें, हमें तो SO2 चाहिए। अब स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, तो इसमें याद रखिएगा कि 4 यूनिट्स ऑफ पायराइट होते हैं, 11 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, 2 यूनिट्स जो हैं वो Fe2O3 के प्रोड्यूस होते हैं, और 8 यूनिट्स SO2 के प्रोड्यूस होते हैं। द होल इक्वेशन गेट्स बैलेंस्ड। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, and that is even the first step of the first main step, burning of sulfur to produce SO2। अब बच्चों ये जो SO2 प्रोड्यूस हो जाती है ना, हमने अभी डिस्कस कर लिया कि इसको प्यूरिफिकेशन के लिए लेके जाना पड़ता है। तो सल्फर बर्नर्स के अंदर जो पहला काम तो ये हो गया, तो हम इसको क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको 1 से शो कर लेते हैं कि ये इसका पहला स्टेप हुआ। जो दूसरा स्टेप है, उस दूसरे स्टेप के लिए स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, हम इसको लेके जा रहे हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। अच्छा, प्यूरिफिकेशन की क्यों जाती है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वी हैव टू अवॉइड द कैटलिस्ट पॉइजनिंग, इसलिए हमें उसमें से प्यूरिफिकेशन जो है वो करनी पड़ेगी। अच्छा बच्चों, ये प्यूरिफिकेशन कैसे होती है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में से गुजारना पड़ता है। इसका मतलब है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, ये एक बड़ा प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेप्स और सीरीज ऑफ द इवेंट्स। प्यूरिफिकेशन करने के लिए स्टूडेंट्स जो पहला काम हम करते हैं वो है डस्ट रिमूव करने का, और उस चेंबर को जहां पे ये काम होता है स्टूडेंट्स उसको कहा जाता है डस्ट रिमूवर। स्टूडेंट्स, इसको डस्ट रिमूवर भी कहते हैं, इसको डस्ट चेंबर भी कहते हैं, और इसको डस्ट प्यूरिफायर भी कहते हैं। तो ये इसके 3 नाम हैं। इसको डस्ट रिमूवर भी कहते हैं, डस्ट चेंबर भी कहते हैं, डस्ट प्यूरिफायर भी कहते हैं। और इसमें करना कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें जस्ट स्प्रे ऑफ स्टीम होता है। स्टीम का जस्ट स्प्रे किया जाता है, और अब स्टीम के स्प्रे करने से क्या होगा आप समझ सकते हैं, एक तो SO2 थोड़ी सी वेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, वेट होने के अलावा हाई टेम्परेचर क्यों रखा जा रहा है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा
सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, और SO2 जब वाटर में डिसॉल्व होती है तो ये सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हो तो फिर SO2 उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होती। इसलिए स्प्रे ऑफ स्टीम किया जा रहा है ताकि SO2 हाई टेम्परेचर दे रहे हैं ना, ताकि SO2 वाटर के अंदर डिसॉल्व ना हो जाए। तो स्प्रे ऑफ स्टीम करते हैं ऐसे ऊपर से। अब मैं अगर इसको डायग्रामेटिकली यहां पे आपको शो करूं ना स्टूडेंट्स, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि फर्ज कीजिए कि ये हमारे पास, फर्ज कर लें कि ये हमारे पास बर्नर था, ठीक है। इस बर्नर के अंदर सल्फर को ऐड किया एक तरफ से एयर ऐड की, ठीक है। तो ये मैं इसको बर्नर कह देता हूं, और यहां से क्या निकल आई? SO2 गैस। अच्छा, ये जो SO2 गैस निकली है ना स्टूडेंट्स, ये चली जाती है किसके अंदर? ये रही SO2 गैस। ये SO2 गैस किसके अंदर चली जाती है स्टूडेंट्स? ये आगे प्यूरिफिकेशन चेंबर के पहले पार्ट में जाती है, जिसका नाम है डस्ट रिमूवर। तो हम डस्ट रिमूवर को यूं कंसीडर कर सकते हैं कि ये है डस्ट रिमूवर, ठीक है बच्चों। अब इस डस्ट रिमूवर में क्या हो रहा है? यहां पे एक शॉवर लगा हुआ है जिसमें से स्टीम स्प्रे हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टीम स्प्रे होने की वजह से जो इसके अंदर सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो स्टीम के साथ अटैच होके नीचे गिर जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये है बर्नर, और ये है डस्ट रिमूवर जिसमें स्टीम का स्प्रे किया जा रहा है। अब स्टूडेंट्स, डस्ट रिमूव हो जाती है, तो डस्ट रिमूव होने के बाद हमारा अगला काम क्या होता है? हमारा मेन काम तो ये था कि बड़े बड़े जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं ना, हमने उन डस्ट पार्टिकल्स को यहाँ पे स्प्रे करके स्टीम का निकाल दिया। लेकिन दो चीज़ें अभी भी पीछे रह गई हैं। वो दो चीज़ें कौन सी रह गई हैं स्टूडेंट्स? कुछ ऐसी चीज़ें पीछे रह गई हैं जो वाटर सोल्यूबल थी लेकिन हाई टेम्परेचर पे वाटर में डिसॉल्व नहीं हुई थी, वो भी हमने भी रिमूव करनी है। और आर्सेनिक को अलहदा करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हीट प्रोवाइड करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इसको कूल करना पड़ता है। दूसरे काम में हमें इसको कूलिंग पाइप्स में से गुजारना पड़ता है, और ये कूलिंग पाइप्स जो है ना बेटा, इनको लेड पाइप्स भी कहा जाता है। इसलिए लेड पाइप्स कहा जाता है क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ लेड। तो ये लेड पाइप्स होते हैं, और स्टूडेंट्स इनके अंदर हमने कूलिंग इफेक्ट क्रिएट किया होता है। तो अगला ही काम जो है वो क्या है? यहां से SO2 फिर डस्ट रिमूव होके बाहर निकलेगी। सो ये एक पूरा पाइपिंग का सिस्टम आएगा, और इस पाइपिंग के सिस्टम के बाद स्टूडेंट्स वो अगले पार्ट के अंदर चली जाएगी। तो ये पहले कूलिंग पाइप्स में से गुजरा, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि ये कूलिंग पाइप्स है। और कूलिंग पाइप्स का काम सिर्फ उनके नाम से ही पता चल रहा है कि जस्ट टेम्परेचर को लो करना है, यानी उसको कूल डाउन करना है। स्टूडेंट्स, उसके बाद ये अगले पार्ट में चली जाती है। अगले हिस्से का नाम है स्क्रबर। असल में इस हिस्से का नाम तो स्क्रबर नहीं होता स्टूडेंट्स, इस हिस्से का नाम होता है वॉशिंग टावर। इसको वॉशिंग टावर या वॉशिंग चेंबर कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसको वॉशिंग चेंबर कहते हैं। अब आप नाम को समझ जाएंगे कि इसमें जस्ट क्या होगा, वॉशिंग होगी। इसके अंदर जैसे ही SO2 आ जाती है तो यहां पर भी एक शॉवर सा लगा होता है, ठीक है, और उस शॉवर से जस्ट वाटर का स्प्रे होता है, स्टीम का नहीं, वाटर का स्प्रे होता है। और वाटर का जैसे ही इस पे स्प्रे होता है स्टूडेंट्स, तो हमने टेम्परेचर उतना मेंटेन किया होता है कि जिस टेम्परेचर पे SO2 वाटर में डिसॉल्व ना हो। तो ये वाटर का स्प्रे हो रहा है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये वाला जो स्प्रे है ये स्टीम का है, और बच्चों ये वाला जो स्प्रे हो रहा है ये स्प्रे किसका है? वाटर का। तो यहां पे हमें स्क्रबर्स में क्या करना पड़ रहा है? स्क्रबर्स असल में उसके अंदर पार्ट्स लगे होते हैं। वैसे तो ये वॉशिंग चेंबर है, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम स्प्रे ऑफ वाटर करते हैं,
किस लिए? टू रिमूव सॉल्यूबल पार्टिकल्स। जो पानी में हल होने वाले होते हैं ना, फिर हम उसको वहां से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमने ये काम किया। अब ये SO2 वाटर के स्प्रे की वजह से वेट हो चुकी है, तो स्टूडेंट्स वेट होने के बाद हम इसको लेके जाते हैं ड्राइंग टावर के अंदर। तो अगला काम है ड्राइंग टावर का या ड्राइंग चेंबर का, जिसको ड्रायर भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहां से SO2 गैस आगे निकली। मैं यहां से आपको दिखा देता हूं कि ये एक आप समझ लें, यहां से ये बाहर निकली और बाहर निकलते ही ये एंटर हो गई अगले टावर में। और वो जो अगला टावर है स्टूडेंट्स, ये निस्बतन थोड़ा बड़ा होता है, तो ये इसके अंदर एंटर हो गई है। ये जो इससे ऊपर है स्टूडेंट्स, इसको आप वॉशिंग टावर कह सकते हैं या वॉशिंग चेंबर है। और बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये ड्रायर है या ड्राइंग टावर है। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, इसमें भी एक शॉवर लगा होता है, लेकिन उस शॉवर से ना, उस शॉवर से जो स्प्रे होता है स्टूडेंट्स, वो स्प्रे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। सो यहां से स्टूडेंट्स, ये जो स्प्रे हो रहा है ना, इस स्प्रे में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम थ्रो करते हैं। और आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर और वाटर फ्रॉम एनी सब्सटेंस। तो इसको थ्रो करने के या इसको स्प्रे करने के पीछे स्टूडेंट्स जो रीज़न है, वो रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि चूंकि हमने यहाँ पे वाटर रिमूव करना है, चीज़ों को ड्राई करना है, तो ड्राई करने का मतलब क्या है कि हमें वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा। और जैसे ही वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालेंगे, ये गैस को मुकम्मल तौर पे क्या कर देगा स्टूडेंट्स, ड्राई कर देगा। सो ड्राइंग टावर में हम स्प्रे किसका करेंगे, स्प्रे ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों, ये काम भी हो गया। अब ये SO2 क्या हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है। ड्राई होने के बाद आते हैं मेन काम पे, और वो है आर्सेनिक प्यूरिफायर। हम बच्चों इसको नेक्स्ट चेंबर के अंदर ऐड कर देते हैं। ये यहां से एंटर हो रही है अगले पार्ट में स्टूडेंट्स। ये वाला जो अगला पार्ट है, अगला चेंबर है ना स्टूडेंट्स, इसमें बाकायदा शेल्फ्स बनी होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें ना यूं करके शेल्फ्स बनी होती हैं। एक शेल्फ इधर बनी हुई है, एक शेल्फ इधर बनी हुई है, इसी तरह एक शेल्फ यहां बनी हुई है। इसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स क्या बनी होती हैं, शेल्फ्स बनी होती हैं। और स्टूडेंट्स, इन शेल्फ्स के ऊपर हमने फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड रखा होता है। और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड की स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी है दैट इट एब्जॉर्ब्स आर्सेनिक कंपाउंड्स। ये जो आर्सेनिक के कंपाउंड्स हैं, पर्टिकुलरली आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जो उसके अंदर होता है ना, ये उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो चेंबर मैंने यहाँ शो किया हुआ ना बच्चों, इस चेंबर का नाम है आर्सेनिक प्यूरिफायर। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि आर्सेनिक प्यूरिफायर के अंदर हमने फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड को प्लेस किया होता है। एंड दिस फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड हैज अ क्वालिटी टू एब्जॉर्ब आर्सेनिक एंड इट्स ऑक्साइड्स। तो यहां से आर्सेनिक प्यूरिफाई हो जाता है। तो उससे क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और पर्टिकुलरली आर्सेनिक का ट्राइऑक्साइड होता है, तो वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा अगला स्टेप जो है वो सेफ हो जाता है और हम कैटलिस्ट पॉइजनिंग से बच जाते हैं। फाइनली प्यूरिफिकेशन के लास्ट पार्ट में जाते हैं, और वो है टेस्टिंग बॉक्स।
अच्छा बच्चों, ये टेस्टिंग बॉक्स क्या चीज़ है? जैसे ही यहाँ से SO2 प्रोड्यूस होती है तो स्टूडेंट्स वो SO2 जो है वो हम आगे भेज देते हैं एक टेस्टिंग बॉक्स में। अच्छा, इस टेस्टिंग बॉक्स में होता क्या है? असल में बच्चों इस टेस्टिंग बॉक्स के अंदर ना हम बीम ऑफ लाइट पास करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइट पास करते हैं और इस लाइट से हमें बस ये पता चल जाता है बच्चों, ये बीम ऑफ लाइट पास करते हैं और ये बीम ऑफ लाइट सिर्फ इसलिए पास की जाती है कि देख लें कि अभी भी उसके अंदर कोई डस्ट के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं कि नहीं है। जाहिर है आप भी देखते हैं कि जब लाइट पास होती है एयर में से तो हमें डस्ट पार्टिकल्स बिल्कुल अयां हो जाते हैं। वही मैकेनिज्म स्टूडेंट्स यहां पर होगा। तो ये जो टेस्टिंग बॉक्स है, थ्रू दिस टेस्टिंग बॉक्स वी आर जस्ट गोइंग टू पास बीम ऑफ लाइट, उससे अंदर ग्लो पैदा होगा, उस ग्लो में हमें पता चल जाएगा कि अभी भी उस गैस के अंदर कोई बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं है। तो ये एक हिसाब का टेस्ट है, आखिरी टेस्ट है कि देख लें हर चीज रिमूव हो गई है, प्रॉपरली प्यूरिफाई हो गया कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ होगा दोबारा से अगेन दिस प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन विल बी रिपीटेड। ये जो पहला पार्ट है बेटा, ये तो इसका पहला पार्ट है ना, वो तो सल्फर बर्निंग का पार्ट है, ठीक है, लेकिन मैं प्यूरिफिकेशन की बात कर रहा हूं। तो ये पूरा दोबारा जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए। बट अगर ये प्यूरिफाई है तो प्यूरिफिकेशन का काम मुकम्मल हो चुका। अब आपका फर्स्ट स्टेप फाइनली कंप्लीट हो गया। देन द सेकेंड स्टेप इज द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 into SO3 बाय अ कैटलिस्ट। और स्टूडेंट्स ये इसका दूसरा स्टेप है पूरे रिएक्शन का, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। और स्टूडेंट्स ये काम कॉन्टैक्ट टावर में चलता है। इसके लिए एक वर्टिकल सा टावर होता है, बिल्कुल यूं सीधा, चूंकि यहाँ जगह कम है स्टूडेंट्स मैं इसको हॉरिजॉन्टली बनाऊंगा, लेकिन असल में ये वर्टिकल टावर होता है और इसको कॉन्टैक्ट टावर भी कहा जाता है और स्टूडेंट्स इसको कॉन्टैक्ट चेंबर भी कहा जाता है। चूंकि बच्चों यहां पर ऑक्सीडेशन होनी है तो इसलिए इसको ऑक्सीडेशन चेंबर भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन चेंबर। और बच्चों यहां पे आपको ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी बिकॉज दिस रिएक्शन जिसमें SO2 विल बी कन्वर्टेड इनटू SO3, दिस रिएक्शन रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और हीट ताकि ये इनिशिएट हो सके। तो सबसे पहले डायग्राम के ऊपर आते हैं ना, तो यहां से फर्ज कीजिए आपका टेस्ट जो है वो क्लियर हो गया और SO2 गैस यहां से निकली और निकल के इस टावर के अंदर एंटर हो गई। सो दिस इज द कॉन्टैक्ट टावर। तो बच्चों ये कॉन्टैक्ट टावर है जिसके अंदर बाकायदा, क्योंकि हमने एयर पास करनी होती है तो इसके अंदर बाकायदा इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। सो ये कुछ इस शेप का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। सो ये एक कॉन्टैक्ट टावर जो है वो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। नाउ दिस कॉन्टैक्ट टावर हैज बेड्स ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसमें हमने वेनेडियम पेंटाऑक्साइड काफी ज्यादा मिकदार में रखा होता है और वहां पे ये प्रोसेस चलता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड दिस स्टेप रिक्वायर्स टेम्परेचर। अब रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? रिएक्शन इज वेरी सिंपल। SO2 when combines with more oxygen, स्टूडेंट्स ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसके नतीजे में 2 यूनिट्स ऑफ SO3 जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं और 2 यूनिट्स ऑफ SO2 ही इस स्टेप के लिए इस्तेमाल होते हैं। बच्चों ये रिएक्शन इनिशिएट करवाने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। एवरेज जो टेम्परेचर हम यहाँ पे देते हैं वो देते हैं 400 से 500 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, या फिर मैंने नाम बताया था वेनेडियम ऑक्साइड या फिर वेनेडियम 5 ऑक्साइड। तो ये 3 नाम हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट ये रिएक्शन होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा दिस रिएक्शन इज वेरी एक्सोथर्मिक
एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तकरीबन 269.3 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी जो है वो यहाँ से रिलीज होती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किस कदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसीलिए स्टूडेंट्स जब एक दफ़ा ये रिएक्शन चल पड़ता है, क्योंकि रिवर्सिबल है, फिर ये चलता रहेगा, तो स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा एनर्जी जब हम इसमें से एक्सट्रैक्ट हो रही होती है तो हमें टेम्परेचर कम करना पड़ जाता है। इन द बिगिनिंग हमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, लेकिन बाद में हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं क्योंकि रिएक्शन इटसेल्फ एक्सोथर्मिक है। और ली शैटलियर्स प्रिंसिपल यही तो बताता है कि अगर एक्सोथर्मिक है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन चले, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ता था स्टूडेंट्स? कम करना पड़ता है। सो हमें ये टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, यहाँ पे हीटिंग कम करनी पड़ेगी ताकि ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन चले और एक अच्छी अमाउंट और यील्ड जो है SO3 की हम इस रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस कर लें। स्टूडेंट्स, मोर देन 90% ऑफ SO2 इज कन्वर्टेड इनटू SO3। थोड़ी सी SO2 अनरिएक्टेड फॉर्म में रह जाती है, लेकिन मैक्सिमम कन्वर्जन ऑफ SO2 इनटू SO3 जो है वो हो जाती है। सो दैट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें कन्वर्जन हो गई SO2 टू SO3। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ ओलियम। The third step is production of oleum. और ओलियम का दूसरा नाम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, मैंने आपको पहले ही बता दिया। वह स्टूडेंट्स की MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमने एक टावर आपके सामने है जिसका नाम हमने कॉन्टैक्ट टावर देखा कि ये कॉन्टैक्ट टावर है। अच्छा, इसमें से SO3 निकलेगी, जाहिर है जा तो SO2 रही है, लेकिन इससे बाहर जो निकलेगी स्टूडेंट्स वो क्या निकलेगी? SO3। और SO3 जो यहां से बाहर निकलती ना स्टूडेंट्स, उसको हम नेक्स्ट चेंबर में ले जाते हैं जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन यूनिट। तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ ओलियम हो रहा है ना स्टूडेंट्स, ये एब्जॉर्प्शन यूनिट के अंदर चलता है। आखिरी दोनों काम एब्जॉर्प्शन यूनिट में होंगे। अच्छा बेटा, इसमें इसको एब्जॉर्प्शन यूनिट का नाम क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे पहले सल्फ्यूरिक एसिड और फिर वाटर की एब्जॉर्प्शन चलती है। द रिएक्शन इज वेरी सिंपल। SO3 जो प्रोड्यूस हुआ है अभी कॉन्टैक्ट टावर के अंदर, वो आगे मूव करता है एब्जॉर्प्शन यूनिट में, जहां उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। And this sulfuric acid, like we have already discussed, that this sulfuric acid has been produced by some other sources or some other methods. ये वो है जो हमने किसी और जगह से लेके यहाँ पे रखा और इनका हमने रिएक्शन करवाया। तो जैसे ही इनका आपस में रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, वहाँ से बन जाता है ओलियम, जिसका फॉर्मूला है H2S2O7. So this ओलियम is produced. और ये ओलियम जो है इसका नाम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है। मैंने इसीलिए आपको शुरू में क्या बताया था स्टूडेंट्स, इट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। SO3 से सल्फ्यूरिक एसिड में जाने के लिए ये एक इंटरमीडिएट है। सो स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्शन ऑफ ओलियम हो गया। जो फोर्थ स्टेप है, दैट इज द फाइनल स्टेप ऑफ द प्रोसेस, जहां पे हम क्या करेंगे, जहां पर हम स्प्रे करेंगे वाटर का, स्प्रे ऑफ वाटर या स्टीम भी कर सकते हैं ओलियम के अंदर। अब स्टूडेंट्स, इससे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। रिएक्शन सबसे पहले देख लें, H2S2O7 प्लस सिंपल वाटर and it produces 2 units of sulfuric acid. So dear students, this is the simple method which is called as contact process to produce sulfuric acid. Finally आप देखें sulfuric acid produce हो गई। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के जहन में एक सवाल आएगा, वो कहेंगे कि सर SO3 को डायरेक्ट वाटर में क्यों नहीं आपने डाल दिया? अगर हम SO3 को वाटर में ऐड करते हैं तो उससे भी तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है।
यस डियर स्टूडेंट्स, हम वो काम कर सकते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो SO3 बनी है, डायरेक्ट उसके अंदर भी वाटर मिला सकते हैं, बट दैट रिएक्शन इज वेरी वेरी एक्सोथर्मिक। उसमें इट रिलीजेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से इट समहाउ इट इज अनकंट्रोलेबल। इसलिए पहले SO3 से ओलियम बनाना है, फिर ओलियम के अंदर वाटर ऐड करके उसको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। स्टूडेंट्स याद कीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड की जब आप डिल्यूशन कर रहे होते हैं तो जो आपका इंस्ट्रक्टर है या जो आपका टीचर है वो क्या बात समझाते हैं आपको? वो कहते हैं वाटर एसिड में नहीं डालना, एसिड को वाटर के अंदर डालें, लेकिन ड्रॉप वाइज। क्यों ऐसा कहा जाता है स्टूडेंट्स? इसीलिए कहा जाता है इट हैज ग्रेट अफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। सिमिलरली SO3 हैज ग्रेट अफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। ये फौरन रिएक्ट करेगा और बहुत ज़्यादा जो है वो हीट रिलीज होगी विच इज़ अनकंट्रोलेबल। इसलिए हम पहले दरमियान में एहतियात के तौर पे, सेफ्टी के तौर पे ओलियम प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स, फिर उसमें वाटर मिला के सल्फ्यूरिक एसिड के 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स इस डायग्राम के अंदर आपको एंड पे एब्जॉर्प्शन यूनिट के अंदर से भी गैसेस, एग्जॉस्ट गैसेस की एक आउटलेट नजर आएगी। और बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर कोई गैस यहाँ से बची तो है नहीं, तो कौन सी गैस जा रही है? मैंने भी थोड़ी देर पहले बता दिया था बेटा कि यहां से अनरिएक्टेड SO2 और SO3 दोनों रिलीज होती हैं। SO3 निस्बतन कम, SO2 थोड़ी सी ज्यादा रिलीज होती है क्योंकि थोड़ी सी अनरिएक्टेड SO2 रह जाती है, तो वो एग्जॉस्ट गैसेस के तौर पे यहाँ से रिलीज हो जाती है, लेकिन उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा गैसेस यहाँ से जो है वो बाहर नहीं निकलती हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द मेथड टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इट हैज़ ओनली 4 स्टेप्स, जिनको मैंने बहुत तफसील के साथ समझा दिया है आपको। इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको लाजमन प्रिपेयर करें। और अब हम आगे इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स में सल्फ्यूरिक एसिड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। So dear students, that was the topic of preparation of sulfuric acid by contact process. हमने पढ़ा कि नेचुरली वो बिल्कुल इस तरह 100% प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए जो मोस्ट कॉमन मेथड हम अब लेटेस्ट मेथड यूज़ करते हैं वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों ने इसको समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।